हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से क्या-क्या बातें करनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति और क्षेत्रफल कितना है और उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें। इसके बाद में हम देखेंगे कि भारत की भूमि, वन और प्राणी जात इनमें बेसिक बातें कौन-कौन सी है। इसके बाद हम भारत की जनसंख्या की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रवास क्या होता है, लिंगानुपात क्या है, इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें। और अंत में हम ये समझने वाले हैं कि जनसंख्या की तेज वृद्धि की वजह से पर्यावरण को क्या-क्या नुकसान हो रहा है और उसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो क्षेत्रफल, जनसंख्या और उसके बाद जनसंख्या की वजह से पर्यावरणीय मुद्दे और उन पर्यावरणीय मुद्दों का हल देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की भूमि और वन से संबंधित कुछ बेसिक बातों की। हमारा देश भारत दक्षिण मध्य एशिया के प्रायद्वीप पर है। एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है और दक्षिण में भी मध्य वाले हिस्से में है अपना प्यारा देश भारत। और चूंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो इसे हम प्रायद्वीपीय हिस्सा कह सकते हैं। भारत में मुख्य भूमि और द्वीपों के दो समूह शामिल हैं। तो मुख्य भूमि के अलावा समुद्र में दो द्वीप समूह भी है, जैसे कि अरब सागर में है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत जितने भी क्षेत्रफल में फैला है उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और समुद्र से जो हमारी सीमा लगती है अगर उसकी लंबाई हम देखें तो ये करीब करीब 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा समुद्री तट है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब जैसे कि अपनी ये पृथ्वी का रफ डायग्राम, इसमें बीचों बीच वाली अक्षांश रेखाओं को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। तो भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, करीब करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल के साथ हम पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आते हैं। मतलब क्षेत्रफल के मामले में 6 बड़े देश हमसे और भी है, लेकिन इस नंबर पे आने के बावजूद पूरे विश्व की भूमि का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2.42% भाग ही है। 2.5% भाग ही है अपने क्षेत्रफल का पूरे विश्व के क्षेत्र में। तो इस मानचित्र में हम देख सकते हैं, भारत के भौगोलिक मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कहां कहां पे पहाड़ है। जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे विस्तृत जो पहाड़ी श्रृंखला है वो है हिमालय, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। नीचे आओगे तो यहाँ पर विंध्या है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में अरावली है और उत्तर पूर्व में जाओगे तो गारो, खासी, जयंतिया इनकी पहाड़ियां हैं। इसके अलावा उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय हिस्से में बहुत ज्यादा नदियां बहती है, विस्तृत भूभाग बनाती है। इसके अलावा राजस्थान वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से थार का मरुस्थल है। इसके अलावा तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। ऐसे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के मामले में भारत एक समृद्ध देश है। तो हमें इनमें से एक तो भूमि के बारे में बेसिक बात करनी है भारत की, वनों के बारे में कुछ बेसिक बातें देखनी है और पादप जात और प्राणी जात के बारे में कुछ बेसिक बातें देखनी है। एक एक करके सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहले भूमि। हमने पहले भी समझा अभी कि भारत जो है वो भौतिक क्षेत्रों के मामले में विविध है। पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदानी हिस्से भी है, नदियां भी बहती है, थार का मरुस्थल भी है, तटीय मैदान भी है, द्वीप समूह भी है। मतलब अलग अलग भौतिक विशेषताएं भारत में पाई जाती है। उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में एक विशाल विस्तार है जिसमें पहाड़ों की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं मिलेगी, पठारों से घिरे क्षेत्र मिलेंगे, गहरी और संकरी घाटियां मिलेगी जो कि मुख्य रूप से नदियों द्वारा बनी गई। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो आपको अलग अलग घाटियां जैसे कि देहरादून ऐसी घाटियां देखने को मिल जाएगी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तार के साथ साथ जो उत्तरी भारत हिस्सा है वो मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, इसके अलावा सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां।
ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां ये मिलके उत्तरी भारत में एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। और चूंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से बना है, तो यहां की मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा मृदा या जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार खनिजों से समृद्ध है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये वाला दक्षिणी हिस्सा भारत का, ये पठारी हिस्सा है। मुख्य रूप से यहां पर सबसे फेमस पठार पाया जाता है दक्कन का पठार। और ये जो पठारी हिस्सा है वो अलग अलग खनिजों से समृद्ध है। यहां पर बड़ी मात्रा में आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। द्वीपों के समूह में मूंगों का विशाल भंडार है। जो लक्षद्वीप देखे हमने या अंडमान निकोबार, मुख्य रूप से लक्षद्वीप में मूंगे यानी कि कोरल रीफ का एक विशाल भंडार है। कोरल रीफ क्या होता है, बेसिक जानकारी ले लीजिए कि आपने अलग अलग वीडियोस में देखा होगा कि कैसे गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं और वहां का जब वीडियो में दिखाते हैं तो वहां पर रंग बिरंगी चीजें दिखने को मिलती है, अलग अलग जैव विविधता से समृद्ध चीजें दिखती है, उसे ही हम कहते हैं कोरल रीफ या मूंगे। तो ये जो द्वीपों के समूह है, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मूंगों का भंडार पाया जाता है और इन मूंगों के भंडार में समृद्ध जैव विविधता मिलती है और ये रक्षा उद्देश्यों के लिए सामरिक महत्व के हैं। जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का सामरिक महत्व यानी कि रक्षा के उद्देश्य से बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा है वन। वन सूर्य के प्रकाश, वायु, जल और मिट्टी से ली गई सामग्री का उपयोग करके स्वयं को विकसित करने के लिए और मुख्य रूप से भोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वन हमें बहुत सारे उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे कि भोजन प्रदान करते हैं, लकड़ी, बांस, गोंद, रेसे, औषधियां, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें वनों से मिलती है। और सबसे जरूरी चीज हमें मिलती है इन वनों से, पेड़ों से, जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस। तीसरा है पादप जात और प्राणी जात। भारत में अनेकों प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जैव विविधता के मामले में, चाहे वो पेड़ पौधों की जैव विविधता हो, वनस्पति की जैव विविधता हो, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीटाणु, इनकी जैव विविधता हो, हर प्रकार की जैव विविधता में भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ लगभग 8,100 जंतु प्रजातियों और 49,000 प्रजातियों के पौधे, जिसमें करीब करीब 15,000 पुष्पी पौधे भी शामिल है, उनका घर है। तो भारत इतने ज्यादा जंतु प्रजातियां और इतने ज्यादा जो पुष्प और पौधे की प्रजातियां हैं उसके मामले में समृद्ध देश है। हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का अधिकतर भाग देसी वनस्पतियों से घिरा हुआ है। तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, भारत का सबसे उत्तर वाला क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय हिस्सा यानी कि ये जो दक्षिणी हिस्सा, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं ये देसी वनस्पतियों से घिरा हुआ है। मतलब यहां क्षेत्रीय वनस्पतियां बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। वनों और वनस्पतियों का वर्गीकरण जलवायु कारकों जैसे कि तापमान है, गर्मी है, वर्षा है, मिट्टी है, जल निकासी है, इनके आधार पर किया जा सकता है। तो इन वनों और वनस्पतियों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और वर्गीकरण करने के लिए हम किसको आधार मानते हैं? जलवायु कारक। मतलब कि वहां पर मिट्टी कैसी है, वहां पर तापमान कैसा है, वहां की आर्द्रता कैसी है, हवा कैसी है, इस हिसाब से हम भारत के वनों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि भारत में प्रमुख वन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मतलब कि ये उष्ण क्षेत्रों में मिलेगा और यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, इन्हें हम सदाबहार वन भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं जिन्हें हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहेंगे। मतलब ये गर्म क्षेत्रों में मिलेंगे और इनकी जो पेड़ है, इनकी जो वनस्पतियां हैं, वो बड़ी मात्रा में पत्तियों को गिराती है शुष्कता के हिसाब से। तीसरे प्रकार का वन है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। चौथा है शीतोष्ण शंकुधारी वन और पांचवा है अल्पाइन और टुंड्रा वनस्पति। तो भारत में अलग अलग वन देखने को मिलेंगे और मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? जलवायु कारकों के आधार पर। देखते हैं भारत के वन क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे कि घने वन आपको देखने को मिलेंगे इतने वर्ग किलोमीटर में, जो कि भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब करीब 11.5% है। खुले वन इतने क्षेत्र में है जो कि भारत के करीब करीब 8% भाग में फैले हुए। इसके अलावा सदाबहार और मैंग्रोव वन ये इतने वर्ग किलोमीटर में है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में इनका इतना प्रतिशत है। ऐसे ही वन रहित क्षेत्र इतना बड़ा है और टोटल हमने देखा था कि करीब करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में अपना भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। देखते हैं जनसंख्या के बारे में। मेन टॉपिक पे आते हैं जनसंख्या के बारे में। भारत की कुछ बेसिक बातें देख ली है, वनों से संबंधित, भूमि से संबंधित, भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, प्राणी जात से संबंधित, पादप जात से संबंधित, इनके बारे में।
अब आते हैं जनसंख्या की तरफ कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रवास क्या होता है, लिंगानुपात क्या है, ये बेसिक बातें देख लेते हैं। मानव की तेज बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। तो जनसंख्या का तेजी से बढ़ना एक समस्या है और यह सबसे ज्यादा क्या समस्या क्रिएट करता है? पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या। पिछले 40 वर्षों में मानव आबादी 2.5 अरब से दुगुनी होकर करीब करीब 6 अरब से भी ज्यादा हो चली है। तो पिछले 40 सालों में विश्व की जनसंख्या बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। देखते हैं जनसंख्या अध्ययन को। आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या उपभोक्ता और निर्माताओं यानी कि उत्पादकों से मिलकर बनती है। यदि हम जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो जनसंख्या का हिस्सा किसी चीज का निर्माण कर रहा है उन्हें निर्माता या उत्पादक कहेंगे और जो लोग उन चीजों का उपभोग कर रहे हैं उन्हें उपभोक्ता कहेंगे। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज का निर्माण या किसी सेवा का निर्माण तो कर ही रहा होता है। जनसंख्या का अध्ययन हमें क्या क्या सहायता करता है वो समझ लेते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन क्यों जरूरी है। उसके लिए हम देखते हैं कि वो क्या क्या हेल्प करते हैं। वर्तमान और भविष्य में उपलब्ध मानव शक्ति के आंकड़े प्रदान करने में हमें सहायता मिलती है जनसंख्या का अध्ययन करने से। वर्तमान और भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षित कुल मात्रा का अनुमान लगाने में हमको यह पता चल जाएगा कि जनसंख्या कितनी है और किस गति से आगे बढ़ रही है। तो हम वर्तमान में और भविष्य में ये आंकड़ा उपलब्ध करवा पाएंगे कि हमें कितने वस्तुओं और कितने सेवाओं की उत्पादन करने की जरूरत है। सांस्कृतिक क्षेत्रीय भाषाई सौहार्द को बढ़ावा देने में हमें हेल्प मिलती है यदि हम जनसंख्या का सही तरीके से अध्ययन करते हैं। देखते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि के मुख्य आवर्त या मुख्य काल कि जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से किस किस काल में आगे बढ़ी है, कौन कौन से समय में आगे बढ़ी है। इतिहास के माध्यम से विश्व भर की जनसंख्या विकास के काल या समय का पता चल सकता है। तो इतिहास में हम अलग अलग काल को देखेंगे और उन काल के अध्ययन से हमें यह पता चलेगा कि उसमें जनसंख्या वृद्धि किस गति से हुई है। सबसे पहले हम समय देखते हैं, सबसे पहले काल देखते हैं शिकारी और संग्रह की एक आरंभिक अवधि। सबसे पहले प्रारंभिक अवधि प्राचीन समय में, इस समय कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख से ही कुछ कम थी। इतनी ही जनसंख्या थी प्रारंभिक अवस्था में। फिर धीरे धीरे कृषि का विकास होता है तो जनसंख्या फिर तेज गति से बढ़ने लगती है। तो दूसरा समय आता है कृषि क्षेत्र में वृद्धि की अवधि। इस काल में लोगों की जनसंख्या घनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि खेती हुई है, खेती की वजह से अनाज आने लग गया था, खाने को चीजें मिलने लग गई थी, तो जनसंख्या बहुत तेजी से हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा तेज गति से जनसंख्या जो बढ़ी है वो तीसरे काल में यानी कि औद्योगिक क्रांति में। यानी कि अब मशीनें आ गई थी, उद्योगकरण हो रहा था, बहुत अलग अलग उद्योग लग रहे थे। तो इसके कारण अच्छी भोजन आपूर्ति, सुधारित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि में अचानक बढ़ोतरी होती गई। तो औद्योगकरण वजह से हर चीज की सुविधा बढ़ने लगी और उन सुविधाओं की वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी। और यदि हम वर्तमान समय की बात करें, आज के समय की बात करें, तो ये जो जनसंख्या है वो औद्योगिक देशों में धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है क्योंकि वहां पे लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित ज्यादा हो गए हैं, तो उन्हें पता चलने लग गया है कि हाँ, एक हद से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अच्छी बात नहीं है। वहीं जो निर्धन देश है, जो विकासशील देश है, जो अविकसित देश है, उनमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि जो निर्धन देश है उनमें अभी स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी हुई नहीं है और जो विकासशील देश है, अविकसित देश है, वहां पर शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं पहुंचा है, लोग अभी भी थोड़ा जागरूकता में कमी है, तो इसलिए वहां पर जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। आर्थिक पैमाने की बात की जाए तो आर्थिक पैमाने से जनसंख्या को हम निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत करके देख सकते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो भी हम जनसंख्या का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कम जनसंख्या के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या कम है, तो किसी क्षेत्र के संसाधन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक है। तो चूंकि जनसंख्या यहां पर इन क्षेत्रों में कम है, तो जो संसाधन उपलब्ध होंगे, संसाधनों की संख्या ज्यादा होगी और लोगों की संख्या कम होगी, तो ये अच्छी बात है। दूसरा वर्गीकरण है द्वितीय जनसंख्या वाला या चरम सीमा वाला क्षेत्र। यहां पर संसाधन और जनसंख्या लगभग सेम होगी, मतलब संसाधन उतने ही हैं जितना ये जनसंख्या के लिए पर्याप्त रहेंगे। और तीसरा क्षेत्र है अति जनसंख्या वाला क्षेत्र। यहां पर जनसंख्या संसाधनों से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों की उपलब्धता में
असमानता का सामना करना पड़ता है। तो संसाधनों का अतिदोहन होता है तथा इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान वस्तुएं या समान सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाता है। संसाधन कम है, लोग ज्यादा है, तो यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सभी में असमान तरीके से वितरित है। नेक्स्ट है जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझना क्या कहलाता है? जनसांख्यिकीय विशेषताएं। आबादी के अलग अलग पहलुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है डेमोग्राफी। तो जनसंख्या के बारे में उसका वृद्धि दर देखना, जन्म दर देखना, मृत्यु दर देखना, प्रवास देखना, लिंगानुपात देखना, ये सब किसमें आता है? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकीय में। तो इनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को हम देखने वाले हैं। तो जनसांख्यिकी के अध्ययन के लिए प्रमुख मापदंड कौन से हैं? जनसंख्या का आकार कैसा है, विकास या वृद्धि कैसी है, आयु संरचना कैसी है, किस उम्र के कितने लोग हैं, जनसांख्यिकी लेन देन कैसा है, प्रजनन क्षमता, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन का स्तर कैसा है, वृद्धि कैसी है, प्रवास के मानक, ये मुख्य रूप से हम जनसांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो एक एक करके इन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले है आकार। आकार मतलब व्यक्तियों की संख्या। हम बोले कि जनसंख्या का आकार यानी कि किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, लोगों की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है। इसके लिए हमें जनगणना करनी पड़ती है। लोगों की गिनती करना क्या कहलाता है? जनगणना। और उसी से हमें किसी क्षेत्र, किसी देश की जनसंख्या के बारे में पता चलता है। तो भारत की यदि बात की जाए तो भारत में जनगणना कौन करता है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ये जनगणना का काम करते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में जनगणना हर 10-10 साल में होती है। लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उससे पहले 2001 में हुई थी और इसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। तो यहां पर जो जनगणना के आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े दिए हुए हैं वो सन 2001 की जनगणना के हिसाब से दिए हुए हैं कि 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत में जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़। और यदि हम 2011 के हिसाब से देखें तो करीब करीब 121 करोड़। 2021 की आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन विश्व की अलग अलग बॉडीज ने भारत की जनसंख्या को गिना है और वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ से ज्यादा है। और इसके हिसाब से हम चीन को पछाड़कर जनसंख्या में पूरे विश्व में एक नंबर पर आ गए हैं। दूसरा है जनसंख्या का विकास या वृद्धि दर। तो वृद्धि दर जनसंख्या में परिवर्तन को निर्धारित करती है। वृद्धि मतलब बढ़ना या बदलाव आना, परिवर्तन आना। जैसे कि एक गांव है, वहां पर 100 लोग रहते हैं, एक साल बाद देखा तो 120 लोग हो गए हैं, तो ये वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, सकारात्मक वृद्धि हो गई है। और दूसरा गांव है, वहां पर 100 लोग रहते थे, अगले साल उसकी लोगों की संख्या देखी, जनसंख्या देखी तो वो 90 रह गई है। तो उसमें जनसंख्या वृद्धि हुई है, बिल्कुल चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन नकारात्मक यानी कि कम हुई है। इसी हम कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। तो जनसंख्या की वृद्धि दर की गणना हम कैसे करते हैं? इसकी गणना के लिए हमें सबसे पहले जन्म दर और मृत्यु दर की गणना करनी पड़ती है। जन्म दर और मृत्यु दर देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वृद्धि दर क्या होती है। तो एक एक करके जन्म दर और मृत्यु दर को समझते हैं। ऐसी दर जिसमें आबादी में होने वाले जन्म का हिसाब रखा जाता है। तो किसी भी जनसंख्या में जन्म कितने लोगों का हो रहा है उसे कहते हैं हम जन्म दर। इसके लिए हम टेक्निकली भाषा देखें तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या कितनी है उसे बोला जाता है जन्म दर। इसका फॉर्मूला है स्मॉल बी बराबर कैपिटल बी बटा कैपिटल एन। ये स्मॉल बी, कैपिटल एन क्या है समझते हैं। स्मॉल बी मतलब जन्म दर। तो जन्म दर ज्ञात करने के लिए हमें बी में एन का भाग देना पड़ेगा। ये बी क्या है? प्रति यूनिट जन्म की संख्या। और एन क्या है? जनसंख्या में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो प्रति यूनिट जन्म की संख्या में हम जब पूरी जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जन्म दर। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कुल जनसंख्या में पाए जाने वाले मृत्यु की संख्या की दर को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। इसका फॉर्मूला क्या है? डी बराबर कैपिटल डी बटा कैपिटल एन। ये डी, कैपिटल डी और कैपिटल एन क्या है समझते हैं। स्मॉल डी मतलब मृत्यु दर। तो मृत्यु दर को कैसे प्राप्त करेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसको? हम कैपिटल डी में एन का भाग देंगे। कैपिटल डी क्या है? प्रति यूनिट में होने वाले मौतों की कुल संख्या। और एन वही जनसंख्या में, जनसंख्या के आंकड़े कितने हैं, लोगों की संख्या कितनी है। तो हम वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? तो इस वृद्धि दर या विकास दर की गणना के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। क्या है वो फॉर्मूला? कि वृद्धि दर बराबर कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी बटा एन। इस बी माइनस डी को हम कैपिटल जी भी कह सकते हैं। अब ये जी, बी, डी, एन और कैपिटल जी क्या है इसको हम समझते हैं।
स्मॉल जी है मतलब वृद्धि दर। वृद्धि दर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बी में से डी को घटा के एन का भाग दे रहे हैं। बी क्या है, ये है जन्म दर। डी क्या है, ये है मृत्यु दर। तो जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस करो और एन यानी कि जनसंख्या में व्यक्तियों की कुल संख्या का भाग दे दो। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटा लोगों की कुल संख्या, उससे क्या आ जाएगा, आपका वृद्धि दर आ जाएगी। और इसी बी माइनस डी को यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या बोला जा रहा है, जी बोला जा रहा है। तो जी बोले या बी माइनस डी बोले, एक ही बात है। तो वृद्धि दर मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटा लोगों की संख्या, और इस बी माइनस डी को हम जी लिख सकते हैं। देखते हैं मृत्यु। मृत्यु कई कारणों जैसे कि कुपोषण की वजह से, अलग अलग रोगों की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, आकस्मिक दुर्घटनाओं की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, इनकी वजह से, या फिर युद्ध की वजह से होती है। नेक्स्ट है जन्म। जनसंख्या में नए व्यक्तियों के जुड़ने की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। तो बच्चे का जन्म होना, जनसंख्या में कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, उसको हम जन्म के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रवासन। प्रवासन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, गांव को छोड़कर शहर जाना या शहर को छोड़कर गांव जाना, एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना या एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो व्यक्तियों के इधर उधर जाने को हम प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। व्यक्तियों का अपने देश से बाहर जाने को हम उत्प्रवास कहते हैं। यदि एक क्षेत्र से कोई व्यक्ति जा रहा है तो इस क्षेत्र के लिए हम क्या कहेंगे, उत्प्रवास हो गया है। और इस क्षेत्र में कोई आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, आप्रवास। आना मतलब आप्रवास, जाना मतलब उत्प्रवास। उत्प्रवास विभिन्न कारणों से होता है कि कोई क्षेत्र को छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। जैसे कि नौकरी के बेहतर अवसर के लिए जा रहे हैं, उस जगह पर नौकरी के लिए अच्छे अवसर है तो इस जगह को छोड़कर वहां लोग जा रहे हैं। वहां पर शिक्षा की सुविधा अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, इसलिए इस गांव को छोड़कर लोग उस गांव में जा रहे हैं। वहां पर युद्ध कम हो रहा है, यहां पर युद्ध ज्यादा है, इसलिए इस गांव को छोड़कर लोग जा रहे हैं। यहां पर प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा है, इसलिए दूसरे गांव में लोग जा रहे हैं। यहां पर अशांति है, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाते हैं। जैसे कि हमारे देश की युवाओं का संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ओर उत्प्रवास करना। यहां पर नौकरी की अलग अलग चांस मिल जाते हैं, बेहतर सुविधाएं मिल जाती है, लोग अलग अलग कारणों की वजह से दूसरे देशों में या दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। वहां के लोग भी अलग अलग कारणों से यहां पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अपने ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाना होता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवास। यदि भारत में ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, राजस्थान से चले गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से चले गए यूपी, यूपी से चले गए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से चले गए तमिलनाडु, यानी कि एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवास, अंदर ही हो रहा है। आंतरिक पलायन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, और जो देश में एक जगह से दूसरी जगह पर यह प्रवास हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, वो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इस आंतरिक पलायन के मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह आंतरिक पलायन होता है। पहला है कृषि के लिए श्रम की मांग में कमी। भाई गांवों में मुख्य रूप से खेती का काम होता है, तो अब धीरे धीरे खेती में लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे खेती कम भी होती जा रही है, तो श्रम की मांग में कमी आ रही है, मतलब लोगों को खेती में काम नहीं मिल रहा है, तो लोग गांवों को छोड़कर फिर शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर मौजूद है, इसलिए लोग जा रहे हैं। शहरों में शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, इसलिए लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों में बिजली, पानी, सड़क यानी कि जीवन जीने की बेहतर स्थिति है, इसलिए भी लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं। देखते हैं ये घातीय वृद्धि चक्र क्या होता है। जब भी किसी चीज की वृद्धि निर्धारित अनुपात से कुछ बढ़ जाती है तो उसे घातीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। पर किसी चीज की धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, ठीक है, एक अनुपात में वो चल रहा है, लेकिन अचानक से उसकी वृद्धि बढ़ जाए, उसकी ग्रोथ बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं घातीय वृद्धि चक्र। जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें घातीय वृद्धि होती है, उनकी जनसंख्या में घातीय वृद्धि होती है। वो एक समय में बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो इसी प्रकार मानव में भी देखा गया है कि कुछ समय में, कुछ अंतराल में जनसंख्या में, मानवों की जनसंख्या में घातीय वृद्धि हुई है, एकदम से वृद्धि हुई है। तो मानव और बैक्टीरिया विकास दर में एक ही प्रकार के जे आकार के वक्र को बनाते हैं। तो एकदम से
जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और एकदम से जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो ये जे प्रकार का एक प्रकार का वक्र बन गया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त करोड़ मानवों की जनसंख्या में शामिल होने में समय कम लगा है। बीच में जनसंख्या बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से तेज गति से बढ़ने लगती है, यानी कि नेक्स्ट करोड़ जनसंख्या जुड़ने में कम समय का लगना। जब जनसंख्या पूर्ण क्षमता रखने योग्य पहुंच जाती है तो विकास दर घट जाती है और यह दर जे आकार से बदलकर एस आकार की हो जाती है। लेकिन जब जनसंख्या अपनी टॉप लेवल पे पहुंच जाती है, पूर्ण क्षमता में आ जाती है, तब धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि कम होने लगती है और इसका जो चार्ट बनता है, इसका जो मैप बनता है, ग्राफ बनता है, वो जे की जगह एस आकार का बनता है। इस मैप में आप देख सकते हो कि ये बैक्टीरिया की संख्या बताई गई है। ये जो एक्स एक्सिस है इस पे समय है और इस पे जो वाई एक्सिस है वो बैक्टीरिया की संख्या बता रहा है। बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही थी, आराम से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक ये एक्सपोनेंशियली यानी कि घातीय बढ़ती है, तो ये एक जे प्रकार का वक्र बन रहा है। इस ग्राफ में जे बन रहा है। तो ऐसा ही मानवों की जनसंख्या के साथ भी हुआ है। यदि हम वर्षों की वृद्धि दर को प्रतिशतता में जानना चाहते हैं तो हम आसानी से समय यानी कि स्मॉल टी या कैपिटल टी की गणना या भविष्यवाणी करके जनसंख्या दुगनी होने के लिए सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस सूत्र में बताया गया है कि कैपिटल टी बराबर 70 बटा वार्षिक वृद्धि दर, और इस वार्षिक वृद्धि दर को हम प्रतिशतता में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यदि जनसंख्या 2% वार्षिक दर से बढ़ रही है, कि हर साल 2-2% दर से बढ़ रही है, इस साल 100, अगले साल 102, फिर 102 का और 2% बढ़ के ऐसे बढ़ती ही जा रही है, तो हमें देखना है कि जनसंख्या डबल कब होगी। तो 70 में इस 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 70 बटा 2, 35 साल। तो यानी कि 70 में आप जनसंख्या वृद्धि दर का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, हमें यह पता चल जाएगा कि कितने साल में इस क्षेत्र की जनसंख्या दुगुनी या डबल हो जाएगी। यही वापस आ गया है, ये जे टाइप का वक्र बन गया है। ये मानवों की जनसंख्या के बारे में बातें हो रही है। तो बैक्टीरिया के मामले में और मानवों के बारे में जनसंख्या जो है वो बीच में एक घातीय रूप से वृद्धि होने लगी। देखते हैं जनसंख्या संरचना को। जनसंख्या की संरचना कुछ विशेषताओं पर निर्धारित होती है, जैसे कि घनत्व कैसा है, प्रसार कैसा हुआ है, आयु संरचना, लिंगानुपात, इन सब पर निर्धारित होती है। जनसंख्या में हमें संरचना देखनी होती है कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी, इस आयु के लोग कितने हैं, दूसरी आयु के लोग कितने हैं, घनत्व कौन सी जगह पर कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व या डेंसिटी की। एक इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। लोग कितने घने तरीके से रह रहे हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लोगों की संख्या कितनी है, उसे ही कहते हैं हम जनसंख्या का घनत्व। किसी क्षेत्र के पूरे लोगों की गिनती को हम जनगणना कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इंग्लिश में इसे सेंसस कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र के लोगों की गिनती की जाए तो उसे जनगणना या सेंसस कहते हैं। भारत से अधिक घनत्व वाले देश कुछ नाम लिखे हुए हैं कि भारत में भी जनसंख्या घनत्व अच्छा खासा है, लेकिन भारत से भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश है। जैसे कि जापान में प्रति वर्ग किलोमीटर में 332 लोग रहते हैं। नीदरलैंड या जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 456 लोग रहते हैं। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में 915 लोग रहते हैं और माल्टा के जो द्वीप है उनमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 1163 लोग रहते हैं। और भारत में यदि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए वर्तमान में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश में। राज्यों की बात की जाए तो जनसंख्या तो सबसे ज्यादा यूपी की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का जनसंख्या घनत्व यूपी से ज्यादा है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से क्या क्या समस्याएं पैदा होती है। जनसंख्या घनत्व में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है तो क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी, जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता है, वो सीमित हो जाएगी। लोग ज्यादा है तो प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताओं में कटौती हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल है, भूमि है, ईंधन है, इसकी उपलब्धता भी घट जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण कीमत और असमानता में वृद्धि हो जाएगी। सामान कम होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो इन सामान की कीमत में वृद्धि हो जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में ये चीजें आएंगी तो यानी कि समाज में असमानता फैल जाएगी। कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगी, भाई लोग ज्यादा है तो कृषि भूमि प्रति व्यक्ति के हिस्से में कम आएगी। कृषि उत्पादन में कमी और वनों का आवरण भी घट जाएगा। लोगों की जरूरतें ज्यादा होगी तो इन संसाधनों को कम किया जाएगा, क्योंकि यूज करना है इनको, तो धीरे धीरे इनका आवरण कम हो जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित आहार की कमी होगी, कुपोषण के लिए जिम्मेदार होंगे, कार्य कुशलता की कमी आ जाएगी, रोगों के लिए संवेदनशीलता का खतरा बढ़ जाएगा यदि एक हद से ज्यादा जनसंख्या घनत्व
होता है तो स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। लोग ज्यादा होंगे, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा तो स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण से स्वच्छता पर दबाव बढ़ेगा। लोग ज्यादा होंगे तो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण भी ज्यादा होंगे और उसकी वजह से स्वच्छता भी कम होगी और पर्यावरण भी धीरे धीरे खराब होता जाएगा और अल्टीमेटली मानवों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है फैलाव। फैलाव मतलब कि मानव जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। फैलाव मतलब कि लोग किस तरीके से वितरित है। किसी जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पर कम लोग रहते हैं, यानी कि मानवों का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से है। कुल भूमि का केवल 1/3 भाग ही मनुष्य द्वारा आबाद है। तो विश्व में जितनी भी भूमि है उसका करीब 33% भाग पे ही मानव रहते हैं। इस 1/3 क्षेत्र में से भी कुछ भूमि क्षेत्रों में कम और अन्य भूमि क्षेत्रों में ज्यादा यानी कि घनी आबादी है। अब इस 1/3 भूमि में जितने में मानव रहते हैं उसमें भी किसी में ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 56% यानी कि 50% से भी इतना ज्यादा एशिया में रहता है। करीब करीब 56%, पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उसका 56% एक महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप में रहता है। और हमने शुरू में देखा था कि भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया। देखते हैं आयु संरचना। हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात को उस जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में देखना कि इस उम्र के लोग कितने हैं, इससे ज्यादा उम्र के लोग कितने हैं, वृद्ध लोग कितने हैं, अलग अलग आयु संरचना के बारे में जानना क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। तो इस टेबल में बताया गया है कि 1911 में बच्चे कितने थे, वयस्क कितने थे, वृद्ध कितने थे। ऐसे ही बच्चे, वयस्क और वृद्ध 1921, 1931, 1961, 71, 81, 91 में कितने थे। 91 में बच्चों की संख्या करीब करीब 36.5 करोड़, वयस्क यानी कि 15 से 60 साल के बीच के लोग 57.1 करोड़ और वृद्ध यानी कि 60 से बड़ी उम्र के लोग 6.4 करोड़ थे। तो यानी कि आयु संरचना में हम क्या देखते हैं कि बच्चे कितने हैं, वयस्क कितने हैं, वृद्ध कितने हैं किसी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, आयु संरचना की जानकारी जरूरी है क्योंकि वो हमें निम्नलिखित चीजें प्रदान करती है, जैसे कि आयु रूपरेखा की वर्तमान और भविष्य की स्थिति हमें पता चलती है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमें पता चलता है। जनसंख्या के इतिहास की पूरी जानकारी हमें इनसे मिलती है। उन वृद्ध लोगों की स्थिति जिनको भविष्य में सामाजिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यदि हमें यह पता चल जाए कि वृद्ध लोग कितने हैं या वृद्ध होने वाले कितने हैं तो हम भविष्य में ये तैयारी कर सकते हैं कि उन्हें सामाजिक सहायता कैसे कैसे दी जानी चाहिए। वर्तमान और भविष्य में शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का प्रक्षेप मिलता है हमें कि हाँ, हमें भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य इनकी तैयारी कैसे करनी है। नौकरी संबंधी आवश्यकताओं का प्रक्षेप मिलता है। चिकित्सा, सामाजिक, आवासिक संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी प्रक्षेप हमें मिलता है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। किसी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं लिंगानुपात। तो हमारे देश में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। कब? 1901 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2001 तक आते आते ये जो लिंगानुपात है वो 933 हो गया, यानी कि महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर कम होती गई। अब इसमें भी बहुत ज्यादा क्षेत्रीय भेद है। अब ऐसा नहीं कि पूरे भारत के हर राज्य का जो लिंगानुपात है वो सेम है। हरियाणा का बहुत कम है और केरल का अच्छा है। मतलब लिंगानुपात के मामले में सबसे अच्छे राज्य में केरल का नाम आता है और लिंगानुपात में सबसे नीचे हरियाणा का नाम आता है। पिछली शताब्दी के दौरान भारतीय जनसंख्या का लिंगानुपात इस टेबल में बताया गया है। जैसे कि 1901 में 972 लिंगानुपात, यानी कि 1901 आज से करीब करीब 120 साल पहले प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। फिर धीरे धीरे 1911 में 964, 1921 में 955, ऐसे करते करते जब हम 2001 में आए तो ये 933 हो गया। और 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो ये 943 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे लिंगानुपात अच्छा हो रहा है क्योंकि लोगों में शिक्षा, जागरूकता ये बढ़ रही है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि भारत का भूमि, वन और प्राणी जात और वनस्पति जात का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उसकी बेसिक बातें क्या है। इसके बाद हमने देखा जनसंख्या से जुड़ी हुई बेसिक बातें, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, ये लिंगानुपात क्या होता है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है, इनके बारे में हमने समझा। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।